तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और शुरू करेंगे हमारे एडिटोरियल को हम पढ़ना। दोस्तों शुरुआत करेंगे टाइटल से। तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल यहाँ पर हमें दिया जाता है इनविजिबल एक्टर्स ऑन बल्क एप्लीकेशंस वोटर नेम डिलीशन। अब दोस्तों इसे हेडलाइन को हम जो है वो मतलब कि पार्ट्स में समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें दिया गया है इनविजिबल एक्टर्स। अब ये कौन है इसे हम समझते हैं कि इनविजिबल एक्टर्स का मतलब क्या है। अब दोस्तों एक्टर्स का मतलब यहाँ पर वो जो फिल्म में काम करते हैं या फिर जो मूवी में काम करते हैं वो वाले एक्टर्स नहीं है। यहाँ पर एक्टर्स का मतलब है वो लोग जो किसी काम में इन्वॉल्व तो होते हैं या फिर किसी चीज़ के पीछे एक्शन तो करते हैं लेकिन क्लियरली सामने नजर नहीं आते, उसे कहा गया है यहाँ पर इनविजिबल एक्टर्स। यानी कि इनविजिबल एक्टर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो किसी काम में इन्वॉल्व है यानी कि शामिल है लेकिन सामने क्लियरली नजर नहीं आ रहे क्योंकि उनकी आइडेंटिटी इजिली पता ही नहीं चल रही, उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं इनविजिबल एक्टर्स। और हमारे हेडलाइन का सेकंड पार्ट आता है ऑन बल्क एप्लीकेशंस वोटर नेम डिलीशन। यहाँ पर क्या बताया गया है, बल्क का तो मतलब आपको पता होगा, बल्क का मतलब होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में होना, एक साथ लार्ज नंबर में होना, उसे बल्क में कहा जाता है। ठीक है, तो बल्क एप्लीकेशंस का मतलब हुआ कि बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ फाइल करना। और वोटर नेम डिलीशन का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट से वोटर मतलब कि जो किसी वोटर का नाम है वो हटा देना। तो पूरी हेडलाइन का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि वोटर लिस्ट में से नाम हटाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस फाइल की जा रही है और इन एप्लीकेशंस के पीछे कौन लोग हैं ये क्लियरली जो है वो सामने नहीं आ रहा। दोस्तों इसी मुद्दे पर जो है वो आज हमारे मतलब कि एडिटोरियल में बात की गई है। ये बेसिकली एडिटोरियल का मेन इशू है। ठीक है, अब इसी के साथ जो है वो हमारे यानी कि हेडलाइन के नीचे हमें सब हेडिंग दी जाती है जहां पर लिखा गया है द ECI मस्ट स्टॉप फाइलिंग द बल्क एप्लीकेशंस फॉर डिलीशन ऑफ वोटर्स। अब ये लाइन जो है वो एडिटोरियल का मेन पॉइंट बता रही है कि यहाँ पर बताया गया है जो ECI है, ECI यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनको कहा जा रहा है कि वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए बल्क एप्लीकेशंस की फाइलिंग को स्टॉप कर देना चाहिए या फिर स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिलीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिलीट करना, हटा देना। बेसिकली हम डिलीशन मतलब कि डिलीट होता है। ठीक है, डिलीशन को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये हमारे पास नाउन है। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या होगा, इसके सिनोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि रिमूवल है, एलिमिनेशन है या फिर कैंसलेशन है, इरेजर है। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, किसी चीज़ को हटाने को दिखा रहे हैं। रिमूवल मतलब कि हटाना होता है, एलिमिनेशन की मतलब होता है किसी को निकालना, हटाना। कैंसलेशन का भी मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना या फिर हटा देना। इरेजर का भी मतलब होता है किसी चीज़ को मिटाना या फिर हटाना। तो ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम्स है। और वहीं अगर हम डिलीशन के एंटोनिम्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और वर्ड्स है जैसे कि एडिशन है, इंक्लूजन है, इंसर्शन है, रिटेंशन है। तो ये भी सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे एंटोनिम्स वाले वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ के ऐड होने को, जोड़ने को दिखा रहे हैं, शामिल होने को दिखा रहे हैं। एडिशन होता है जोड़ना, इंक्लूजन होता है शामिल होना, इंसर्शन मतलब होता है डालना और रिटेंशन मतलब होता है बनाए रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो है वो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस वर्ड के ध्यान रख लेने हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है वोकैबुलरी के हिसाब से। तो यहाँ पर इस लाइन में हमें सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया जा रहा है कि ECI को वोटर्स के नाम हटाने के लिए एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस फाइल करने के प्रैक्टिस को रोक देना चाहिए या फिर बंद करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें हमारी सब हेडिंग में और हमारा जो टाइटल है उसमें समझाया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि आज हम किस चीज़ पर यानी कि किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारे एडिटोरियल को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI's special intensive revision SIR of electoral rolls has been allegations of bulk filing of applications seeking to delete voters' name from draft listing using Form 7 in Gujarat, Rajasthan, उत्तर प्रदेश एंड मोर रिसेंटली उत्तराखंड। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना ये थोड़ा बड़ा है, इसे हम जो है वो मतलब कि सिंपल मतलब कि पार्ट्स में समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ECI इलेक्टोरल्स यानी कि जो वोटर लिस्ट की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, शॉर्ट में जिसे SIR कहते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और अभी अभी उत्तराखंड में यानी कि रिसेंटली उत्तराखंड में ये एलिगेशंस सामने आए हैं कि फॉर्म 7 का यूज़ करके वोटर्स के नाम हटाने के लिए बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है वो एक साथ फाइल की गई है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एलिगेशन।
वैसा तो मुझे पता होगा, यानी कि आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एलिगेशन का मतलब पता हो, लेकिन एक बार फिर से हम जो है वो वोकैबुलरी के हिसाब से इसे पढ़ लेते हैं। दोस्तों एलिगेशन का क्या मतलब होता है कि किसी के खिलाफ लगाया गया आरोप, ठीक है, जिसे अभी प्रूव नहीं किया गया है, यानी कि ऐसा आरोप जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, लेकिन आरोप लगाया गया है। जैसे हम कहते हैं ना, कथित तौर पर, या फिर आपने जो है वो रिपोर्टिंग में बहुत बार सुना होगा, सूत्रों के आधार पर। तो इस तरीके से ये होती है एलिगेशन। एलिगेशन ये हमारे पास नाउन है, और एलिगेशंस में हमारे पास कुछ सिनोनिम्स है, जैसे कि एक्यूजेशन है, चार्ज है, क्लेम है, असर्शन है। ये जो सारे वर्ड्स है किस चीज़ को दिखाते हैं, तो आरोप लगाने को दिखाते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि डिनायल है, डिफेंस है, एक्सोनरेशन है, एक्विटल है। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसमें या तो किसी चीज़ को मतलब कि रेफ्यूट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, एक तरीके से उसके खिलाफ लड़ा जा रहा है, या फिर एक्सोनरेशन या फिर ये जो एक्विटल है ना, ये दोष मुक्ति को दिखाते हैं। दोष मुक्ति यानी कि आप पर अगर कोई चार्ज लगा है, कोई ब्लेम लगा है, उसको अगर हटा दिया जाता है ऑफिशियली, तो उसे एक्विटल कहा जाता है, या फिर एक्सोनरेशन भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो आपको ध्यान रख लेने हैं। तो जब न्यूज़पेपर में एलिगेशन ये वर्ड आए, तो अब समझ जाना है कि आरोप लगाया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अभी प्रूव भी हो गया हो, ठीक है। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। आगे इलेक्टोरल रोल्स का मतलब है ऑफिशियल वोटर लिस्ट, और सीकिंग टू डिलीट इसका सिंपल मतलब है कि नाम हटाने की कोशिश करना। तो ओवरऑल मीनिंग क्या है इस सेंटेंस का, कि एसआईआर के दौरान कुछ स्टेट्स में फॉर्म 7 के थ्रू वोटर्स के नाम हटाने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस फाइल किए जाने के आरोप लगे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर हमें बताया जाता है, ग्राउंड रिपोर्ट्स बाय द हिंदू फ्रॉम कर्नाटका, राजस्थान एंड गुजरात नोटेड दैट दिस फॉर्म्स वर ऑफन फाइल्ड इन बल्क फ्रॉडुलेंटली यूजिंग नेम्स ऑफ पीपल हु वर अनअवेयर ऑफ द फाइलिंग। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अब राइटर कह रहे हैं कि कर्नाटका, राजस्थान और गुजरात से आई ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला है, यानी कि ये देखने के लिए मिला है कि ये जो फॉर्म्स है वो कई बार बल्क में और फ्रॉडुलेंटली फाइल किया गया है। और मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिन लोगों का नाम यहाँ पर यूज़ किया गया है इन फाइल में, उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम से फॉर्म जो है वो फाइल भी किया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड क्या आता है, फ्रॉडुलेंटली। वैसे तो बहुत ही सिंपल वर्ड है कि भाई ये मतलब कि एग्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है, लेकिन इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है धोखे से या फिर गलत तरीके से किया कोई काम, ठीक है। यानी कि धोखे से या फिर गलत तरीके से, इतना मीनिंग आप ध्यान रख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सिनोनिम्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। डिसेप्टिव है, डिसऑनेस्ट है, डिसीटफुल है, इलेजिटिमेट है। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये मतलब कि छल कपट करना या फिर धोखा देना किसी को, या फिर किसी के साथ बिट्रेयल करना। बिट्रेयल भी आप एक वर्ड याद मतलब कि ऐड कर सकते हैं। बिट्रेयल का मतलब होता है विश्वासघात एक तरीके से, लेकिन लीगल कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो है ना डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी होना, एक तरीके से छल करना किसी के साथ। डिसऑनेस्ट होना यानी कि बेईमान होना। डिसीटफुल इसका भी यही मतलब होता है बेईमान होना, या फिर मतलब कि बहुत ही छल कपटी होना, धोखा देना। इलेजिटिमेट का मतलब होता है जो कानूनी तौर पर सही नहीं है, इस तरीके से। एंटोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, लेजिटिमेट है, ट्रूथफुल है। ये सारे बहुत ही बेसिक वर्ड है, सारे अपोजिट वर्ड है जो दिखाते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा सच्चा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ईमानदार है और कानून के हिसाब से सही है, या फिर मतलब कि एक तरीके से बहुत ही सत्यता जिस चीज़ में होती है, तो उसके लिए हम जो है वो ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। और अनअवेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की जानकारी ना होना। सिंपल सा वर्ड था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग क्या है कि कई केसेस में लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम का जो यूज़ है वो करके वोटर लिस्ट में जो है वो नाम हटाने के लिए एप्लीकेशंस फाइल की जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर हमने समझा है, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पर बताया जाता है, इन सेवरल इंस्टेंसेज hundreds of objection were filed under a single person's name। अब यहाँ पर सिचुएशन को और भी ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है कि राइटर कह रहे हैं कि कई केसेस में एक ही पर्सन के नाम से 100 से भी ज़्यादा, या फिर मतलब कि एक तरीके से hundreds of objection जो है वो फाइल कर दी गई है। यहाँ पर इंस्टेंसेस एक यूजफुल वर्ड है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। दोस्तों इंस्टेंस का क्या मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल, किसी चीज़ का पर्टिकुलर एग्जाम्पल या फिर केस जिसे हम कह सकते हैं, उसे इंस्टेंस कहा जा सकता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल की जगह पर फॉर इंस्टेंस भी कह सकते हो, और बाद में आप जो है वो एग्जाम्पल्स दे सकते हो। तो ये हमारे पास नाउन है वैसे। और सिनोनिम्स पढ़ते हैं इसके। सिनोनिम्स में हमारे पास आते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है, केस है, ऑक्यूरेंस है, इलस्ट्रेशन है, इस तरीके से। और एंटोनिम्स अगर देखे जाए तो इसका एग्जैक्ट कोई अपोजिट एंटोनिम्स का नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एंटोनिम्स याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑब्जेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट फॉर्मल डिसएग्रीमेंट या फिर कंप्लेंट शो करना। ओके, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है जिस चीज़ के आप खिलाफ होते हो, विरोध कर रहे होते हो, तो उसे ऑब्जेक्शन कहेंगे। बहुत ही सिंपल वर्ड था। तो सेंटेंस का सिंपल मीनिंग ये निकल रहा है कि कई केसेस में एक ही पर्सन के नाम का यूज़ करके सैकड़ों ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जाता है,
Form 7 is filed to object to an existing name or to request its deletion on the electoral rolls for reasons such as death, shifting और ineligibility। अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि फॉर्म 7, ये जो हमने पढ़ा इतनी देर से हम सुन रहे हैं, फॉर्म 7 ये होता किस लिए है, इसका काम क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर वोटर लिस्ट में किसी पर्सन का नाम ऑलरेडी है और किस रीज़न की वजह से उस नाम पर मतलब कि ऑब्जेक्शन है या फिर उस नाम को डिलीट करवाना है, तो फॉर्म 7 जो है वो फाइल किया जा सकता है। इसलिए होता है फॉर्म 7 कि किसी रीज़न की वजह से अगर आपको मतलब कि ऑब्जेक्शन फाइल करना है या फिर आपको मतलब कि अपना नाम डिलीट करवाना है, तो उसके लिए आप जो है वो फॉर्म 7 का यूज़ करते हो। रीज़न्स क्या हो सकते हैं? रीज़न्स हो सकते हैं जैसे कि किसी पर्सन की डेथ हो गई, या फिर वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है, या फिर वो वोटर बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में या फिर इन सारी रीजंस की वजह से फॉर्म 7 का यूज़ कर सकते हैं हम, या तो मतलब कि ऑब्जेक्शन के लिए या फिर हमारा नाम डिलीट करवाने के लिए। यहाँ पर इनएलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। इसका मतलब होता है एलिजिबल ना होना या फिर किसी चीज़ के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस को मीट ना करना। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप लीगल कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ के लायक नहीं हो। ये होता है जब मतलब कि आप इनएलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, इनएलिजिबिलिटी ये नाउन है हमारे पास। और सिनोनिम्स इसके देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि डिसक्वालिफिकेशन है, इनकैपेसिटी है, अनसूटेबिलिटी है, इनएडमिसिबिलिटी है। ये सारे हमारे क्या है, सिनोनिम्स है जो दिखाते हैं कि आप जो है वो क्वालिफाइड नहीं हो, आप कैपेबल नहीं हो, सूटेबल नहीं हो, या फिर मतलब कि आपको जो है वो एडमिसिबल नहीं माना जा सकता। इस तरीके से एंटोनिम्स में हमारे सारे अपोजिट वर्ड्स है जैसे कि एलिजिबिलिटी जो मतलब कि सूटेबल है, क्वालिफिकेशन हम यूज़ कर सकते हैं, सूटेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, एडमिसिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, सारे अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग यहाँ पर हमें क्या बताया गया था कि फॉर्म 7 का यूज़ वोटर लिस्ट में किसी एग्जिस्टिंग नाम को हटाने की रिक्वेस्ट या फिर ऑब्जेक्शन के लिए किया जाता है अगर उसके पीछे वैलिड रीज़न हो, तो उस तरीके से हम जो है वो फॉर्म 7 का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आगे यहाँ पर बताया जाता है द ECI's बूथ लेवल ऑफिसर और द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO हैज़ टू कंडक्ट एन इंक्वायरी ऑन द एप्लीकेशन एंड इशू अ नोटिस टू द वोटर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। यानी कि अब ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर फॉर्म 7 फाइल होता है तो ECI के बूथ लेवल ऑफिसर या फिर इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर को एप्लीकेशन की इंक्वायरी करनी होती है। यानी कि वो चेक करते हैं कि एप्लीकेशन में जो बात कही गई है वो सच है या फिर नहीं है, और कोई एक्शन लेने से पहले वोटर को नोटिस देना होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास इंक्वायरी एक बहुत ही बेसिक वर्ड है। इंक्वायरी का मतलब होता है किसी मतलब की सच्चाई जानने के लिए की गई जांच। ठीक है, इसे हम इतना डीप में नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक वर्ड है, आपको पता होगा इंक्वायरी यानी क्या होता है। तो सिंपल मीनिंग में यहाँ पर हमें क्या समझाया गया है कि वोटर का नाम डिलीट करने से पहले अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन की जांच करनी होती है और वोटर को नोटिस देना होता है। अब आगे यहाँ पर बताया जाता है वाइल बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि BLA ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन फाइल अप टू 10 फॉर्म 7 a day टोटलिंग 30, देयर इज नो लिमिट on how many forms an individual registered as a voter from the same constituency can submit। अब यहाँ पर जो है वो रूल्स का कंपैरिजन हमें बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स एक दिन में मैक्सिमम 10 फॉर्म्स में से 7 फाइल कर सकते हैं और टोटल 30 तक। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रजिस्टर्ड वोटर है तो उसके लिए फॉर्म्स की नंबर पर कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम वर्ड हमारे लिए आता है, इसे हम जो है वो थोड़ा डीप में समझेंगे। तो कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि भाई इलेक्शन के लिए डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर एक वोटर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी क्या है, नाउन है ये हमारे पास। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं जैसे कि इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट है, वोटिंग डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, इलेक्टोरल एरिया हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जिला जिसे हम कह सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एरिया है, रीजन है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है तो इन सब के लिए आप जो है वो मतलब कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी वर्ड है इसके लिए हमारे सारे सिनोनिम्स आते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं यूज़ होता है। इसके लिए आपको जो है वो एंटोनिम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल यहाँ पर बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी के जो BLA हैं उनके लिए फॉर्म 7 फाइल करने की लिमिट है, लेकिन सेम कंस्टिट्यूएंसी के इंडिविजुअल वोटर के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे कहा जाता है to prevent misuse, the ECI has said that if a person files more than 5 objections, it will trigger a mandatory review by the ERO to ensure the legitimacy of the claims। यानी कि अब ECI ने मिसयूज रोकने के लिए एक सेफ गार्ड की बात की है। ठीक है, कि अगर कोई पर्सन
5 से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस फाइल करता है तो ईआरओ को कंपलसरी रिव्यू करना होगा। यहाँ पर ट्रिगर एक यूजफुल वर्ड है। ट्रिगर का क्या मतलब होता है कि किसी एक्शन को स्टार्ट कर देना, ठीक है, इस तरीके से। और मैंडेटरी का मतलब होता है कि जो ज़रूरी है, जो ऑप्शनल है ही नहीं, उसे हम जो है वो मैंडेटरी कहते हैं। बहुत ही बेसिक वर्ड था ये भी। और लेजिटिमेसी का क्या मतलब होता है? लेजिटिमेसी का मतलब होता है किसी चीज़ का जेन्युइन होना, वैलिड होना, लीगली एक्सेप्टेबल होना, उसे लेजिटिमेसी कहते हैं। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये हमारे पास नाउन है। अगर सिनोनिम्स इसके देखे जाए तो यहाँ पर हमारे पास वैलिडिटी है, ऑथेंटिसिटी है, लीगलिटी है, क्रेडिबिलिटी है। तो ये सारे हमारे जो है वो क्या है, नाउन है। साथ ही साथ ये हमारे लेजिटिमेसी के सिनोनिम्स है, जो कि दिखाते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सच्ची है, वैलिड है, जेन्युइन है, या फिर कानूनी तौर पर स्वीकार्य मानी जा सकती है, एक्सेप्टेबल मानी जा सकती है। ऐसी चीज़ों को हम मतलब कि यानी कि सिनोनिम्स में ये सारे वर्ड्स के अनुसार हम बता सकते हैं। एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, यानी कि जो इलेजिटिमेसी है, इनवैलिडिटी है, अनलॉफुलनेस है, इनऑथेंटिसिटी है, यानी कि जो चीज़ जो है वो मतलब कि जाली है, सच्ची नहीं है, यानी कि जो मतलब कि जेन्युइन नहीं है, वैलिड नहीं है, कानूनी तौर पर जो है वो मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो मतलब कि इन एंटोनिम्स वाले वर्ड से डिनोट कर सकते हैं। तो आपको जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो इन सारी चीज़ों के याद कर लेने हैं। तो सेंटेंस का यहाँ पर सिंपल मीनिंग ये था कि अगर कोई पर्सन 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो ईआरओ को कंपलसरी चेकिंग करनी होगी, ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो क्लेम्स है, जो दावे किए गए हैं लोगों द्वारा, वो जेन्युइन है या फिर नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जाता है। आगे कहा जाता है, द अपोजिशन पार्टीज हैव अलेज्ड दैट द फर्म वाज बीइंग मिसयूज्ड थ्रू systemic and coordinated efforts to delete names of eligible voters and embolden the BJP's efforts to wrongfully gain electoral advantage। यानी कि अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें अपोजिशन पार्टीज के एलिगेशंस हमें बताए जा रहे हैं। तो उनका एलिगेशन है कि फॉर्म 7 का मिसयूज करके एलिजिबल वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास आता है, सिस्टमिक। सिस्टमिक का क्या मतलब होता है कि पूरे सिस्टम से रिलेटेड या फिर सिस्टम के लेवल पर होने वाला कोई काम, ठीक है, उसे हम जो है वो सिस्टमिक कहते हैं। सिस्टमिक हमारे पास एग्जेक्टिव के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है। और इसके अगर सिनोनिम्स देखे जाए तो जैसे कि स्ट्रक्चरल है, इंस्टीट्यूशनल है, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है। तो कोई चीज़ जो है वो कितने सलीके से हो रही है, कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से, अरेंज वे में हो रही है, वही चीज़ ये सारे वर्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सिस्टम से रिलेटेड या फिर सिस्टम के लेवल पर होने वाला कोई काम। एंटोनिम्स में हमारे पास आते हैं वर्ड्स जैसे कि आइसोलेटेड है, इंडिविजुअल है, रैंडम है, स्पोरैडिक है, ठीक है। तो उसे हम जो है वो मतलब कि एंटोनिम्स में ऐड कर सकते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है जो चीज़ अलग थलग होती है, इंडिविजुअल यानी कि अकेली, रैंडम का मतलब होता है कि जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है। स्पोरैडिक का मतलब एक तो छिटपुट हो सकता है, या फिर मतलब कि जो प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, कभी भी हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी मतलब कि उसके आने जाने का कोई टाइम नहीं है। जैसे कि हम बारिश के सेंस में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं कि बारिश जो है वो मतलब कि रेगुलर पैटर्न में नहीं थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी 2 घंटे के लिए आ रही थी, कभी आ ही नहीं रही थी। ये होता है किसी चीज़ का स्पोरैडिक होना, यानी कि इरेगुलर इंटरवल्स पर होना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे सिस्टमिक के, आपको अच्छे से समझ लेने हैं। और एक और वर्ड इसी में से निकल कर आता है, एम्बोल्डन। एम्बोल्डन भी एक बहुत ही यूजफुल वर्ब है हमारे पास से। पहले तो एम्बोल्डन का मतलब होता है किसी को और कॉन्फिडेंट और डेयरिंग बना देना, यानी कि स्पेशली कुछ एक्शन लेने के लिए उसे एम्बोल्डन करना कहते हैं। सिनोनिम्स में इसमें बहुत ही बेसिक वर्ड है, जैसे कि एनकरेज करना, इंस्पायर करना, स्ट्रेंथन करना, एम्पावर करना किसी को, ठीक है, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा ताकत देना, कॉन्फिडेंस देना, उसे जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा बना देना, स्पेशली एक्शंस लेने के लिए बहुत ही डेयरिंग बना देना, इस तरीके से। एंटोनिम्स में हमारे पास है कि भाई डिस्करेज है, डेटर है, डिसऑर्ड है, या फिर वीकन है। यहाँ पर डिस्करेज और वीकन तो आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। और डेटर का मतलब होता है किसी को रोक लेना, और डिसऑर्ड का मतलब होता है कोई काम करने से रोक लेना, उसे हम जो है वो डिसऑर्ड करना कहते हैं। एक होता है परसुएड, किसी को कोई काम करने के लिए एनकरेज करना, कोई अच्छा काम करने के लिए एनकरेज करना, और किसी को कोई काम करने के लिए रोक लेना, उसे हम डिसऑर्ड करना कहते हैं। तो ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रख लेने हैं। आगे जो है वो रॉन्गफुली का मतलब होता है गलत या फिर अनफेयर तरीके से। और इलेक्टोरल एडवांटेज का मतलब होता है इलेक्शन में जो मतलब कि अनफेयर या फिर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं वो। तो सेंटेंस का ओवरऑल मीनिंग हमारा क्या निकल कर आता है कि अपोजिशन पार्टी का आरोप है कि फॉर्म 7 का ऑर्गेनाइज तरीके से मिसयूज करके एलिजिबल वोटर्स के नाम हटाने और इलेक्शन में गलत फायदे लेने की कोशिश की गई है। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम एलिगेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फैक्ट के रूप में इस्टेब्लिश नहीं कर रहे, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पर आगे बताया जाता है, in the case of Uttarakhand, the Congress has alleged that the manner in which the bulk forms were submitted online pointed to institutional access being granted to some in the process।
यानी कि अब जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कांग्रेस का एलिगेशन है, यानी कि आरोप है कि जिस तरह से बल्क फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट किए गए हैं उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि प्रोसेस में कुछ लोगों को इंस्टीट्यूशनल एक्सेस दिया गया था। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उसका ही मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल। और पॉइंटेड टू का मतलब क्या होता है, ये एक बहुत ही यूजफुल फ्रेज है। पॉइंटेड टू का मीनिंग होता है कि किसी पॉसिबिलिटी, फैक्ट या फिर कंक्लूजन की तरफ इंडिकेशन देना, एक तरीके से इशारा देना। तो द एविडेंस पॉइंटेड टू फ्रॉड, इसका मतलब होगा कि एविडेंस से यानी कि जो सबूत है उससे फ्रॉड की पॉसिबिलिटी का इंडिकेशन मिला, एक तरीके से इशारा मिला, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में हमें समझाया जा रहा है कि उत्तराखंड में बल्क ऑनलाइन एप्लीकेशंस किस तरीके से सबमिट हुई। उसे कांग्रेस ने ये यानी कि उससे जो है वो कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि शायद कुछ लोगों को स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एक्सेस मिला हुआ था। इस तरीके से हमने पढ़ा है। आगे बताया जाता है दिस पार्टीज हैव आल्सो सेंट डेलीगेशंस एंड सबमिटेड रिप्रेजेंटेशंस टू द ईसीआई, यानी कि अब ये पार्टीज अपनी कंप्लेंट ईसीआई तक ले गई है। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप जो किसी अथॉरिटी से मिलने या फिर किसी इशू को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर एक फॉर्मल कंप्लेंट या फिर रिक्वेस्ट के सेंस में यूज हुआ है, जो किसी अथॉरिटी या फिर मतलब कि अथॉरिटी को ऑफिशियली सबमिट किया जाता है बेसिकली। तो सिंपल मीनिंग इसका ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने रिप्रेजेंटेटिव्स को ईसीआई के पास भेजा और अपनी जो कंप्लेंट्स है या फिर अपनी जो रिक्वेस्ट थी उनको फॉर्मली सबमिट किया। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर कहा जाता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट इन मोस्ट केसेस voters were unaware that applications for deletion of their names had been filed at all, leaving it to workers of political parties active in the constituency to bring it to their notice। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो एडिटोरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइटर कह रहे हैं कि मोस्ट केसेस में वोटर्स को बिल्कुल पता ही नहीं था कि उनके नाम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशंस फाइल की जा चुकी है, और उन्हें ये बात जो है वो कंस्टिट्यूएंसी में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स ने बताई। अब यहाँ पर एक यूजफुल एक्सप्रेशन आता है ब्रिंग इट टू देयर नोटिस, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी का तो मतलब हमने समझ रखा है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि ब्रिंग इट टू देयर नोटिस का मतलब क्या होता है। बहुत ही यूजफुल एक्सप्रेशन है। इसका मीनिंग होता है कि किसी पर्सन को किसी बात की जानकारी देना या फिर उसका ध्यान उस बात की तरफ खिंचाना या फिर मतलब कि देना, दिलाना, उसे हम कह सकते हैं। तो उसे हम जो वो ब्रिंग इट टू देयर नोटिस, यानी कि आपके कोई चीज़ है जो आपके मतलब कि नोटिस में लाई जा रही है, यानी कि आपके ध्यान में लाई जा रही है, तो उसे हम सिंपली कहेंगे ब्रिंग इट टू देयर नोटिस। तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग क्या है कि वोटर्स को अपना नाम डिलीट करने वाली एप्लीकेशंस के बारे में पता ही नहीं था। पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स ने उन्हें इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी थी। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ईसीआई डेटा फॉर द थर्ड फेज ऑफ एसआईआर कवरिंग 16 स्टेट्स 3 यूनियन टेरिटरीज देयर आर 3,42,409 BLAs of political parties for an electorate of 36,73,87,831 और 1 BLA फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1,073 वोटर्स। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो राइटर ईसीआई का डेटा हमें दे रहे हैं। थर्ड फेज ऑफ एसआईआर में 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज कवर हो रहे हैं, और इन एरियाज में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर जो आंकड़ा बताया गया है कि भाई 3,42,409 बूथ लेवल्स एजेंट्स हैं, जबकि टोटल इलेक्ट्रोट अराउंड जो है वो मतलब कि 36.7 करोड़ है। जो इतना बड़ा आंकड़ा दिया गया था ना हमें 36,73,87,831, तो उसे हम जो है वो अप्रॉक्सीमेट आप एक तरीके से 36 करोड़ मानकर चल लीजिए। तो यानी कि यहाँ पर रफली 1 BLA फॉर एवरी, यानी कि 1,073 वोटर्स, इसका मतलब कि एक रेशो हमें बताया गया है कि 1,073 वोटर्स पर 1 BLA है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्टोरेट एक इंपॉर्टेंट एग्जाम वोकैबुलरी वर्ड हमारा आता है। तो इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि वो सारे लोग जो किसी एक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, उसे हम जो है वो इलेक्टोरेट कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नाउन है। और सिनोनिम्स अगर इसके देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत ही बेसिक यानी कि वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि वोटर्स है, वोटिंग पॉपुलेशन है, कंस्टिट्यूएंसी है, एनफ्रेंचाइज पॉपुलेशन है, इस तरीके से। एंटोनिम्स में हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि नॉन वोटर्स है, यानी कि जो एलिजिबल नहीं है या फिर वोट नहीं दे सकते। डिसएनफ्रेंचाइज पीपल है, यानी कि जो वोट नहीं दे सकते या फिर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल यानी कि प्रोसेस में शामिल नहीं हो सकते। इनएलिजिबल पॉपुलेशन है, माइनर्स है। इन सारे मतलब कि ये जो सारे वर्ड्स है आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में वो अच्छे से ध्यान रख लेने हैं। तो राइटर ये नंबर्स इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि हर वोटर तक पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट्स हैं उनका डायरेक्ट रीच होना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें समझाई जा रही है।
दिस नंबर्स इंक्लूड एजेंट्स फ्रॉम रूलिंग एंड अपोजिशन पार्टीज, यानी कि इसका सिंपल मीनिंग है कि जो BLO के नंबर्स हमें बताए गए हैं उनमें रूलिंग पार्टीज और जो अपोजिशन पार्टीज है उनके दोनों के एजेंट जो है वो शामिल है। यानी कि रूलिंग का मतलब होता है जो पार्टी मतलब कि करंटली गवर्नमेंट कर रही है, जो चल रही है करंटली पार्टी। तो इसको अलग से जो है वो वोकैबलरी में याद करने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से इजीली समझ में आ जाता है कि रूलिंग पार्टी क्या है या फिर जो अपोजिशन पार्टीज है उसका मतलब क्या है। बहुत ही बेसिक वर्ड्स है। इसके बाद कहा जाता है इन सच अ सिचुएशन it is incumbent upon the ECI to step in and protect the voting rights of an individual rather than leave it to the grassroots strength of political parties। अब यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड फ्रेज का यूज हुआ है, इनकम्बेंट अपॉन। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन समवन टू डू समथिंग का मीनिंग होता है कि किसी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटी होना कि वो कुछ करे, इसे हम कहेंगे इनकम्बेंट। ठीक है, तो इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द ECI का मतलब होता है कि इस ECI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ECI की जिम्मेदारी है कि वो कुछ करे। तो इनकम्बेंट को एक बार जो है वो डिटेल में समझ लेते हैं। ये एग्जेक्टिव है हमारे पास, इसका मतलब होता है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, किसी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी होना कि वो कुछ करे, कोई काम करे। सिनोनिम्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, बाइंडिंग है, रिक्वायर्ड है यानी कि ज़रूरी होना, बाध्य होना यानी कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होना, ऑब्लिगेटरी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, दायित्व होना आपका किसी चीज़ के लिए। तो ये सारे वर्ड जो है वो उस सेंस में यूज हुए हैं सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स में है भाई ऑप्शनल है, करो तो करो नहीं तो नहीं करो, वॉलंटरी है, डिस्क्रिशनरी है, अननेसेसरी है जो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से। तो ये होता है एंटोनिम्स में हमारे सारे वर्ड्स। ओके, आगे है स्टेप इन। स्टेप इन ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग होता है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, हेल्प करने के लिए, इंटरवीन करना, एक तरीके से जो है वो बीच में आना, उसे हम जो है वो मतलब कि स्टेप इन कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में ECI को खुद इंटरवेन करके इंडिविजुअल वोटर्स की वोटिंग जो राइट्स है यानी कि जो हमारे मतलब कि वोट करने के, मतदान करने के जो हक है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आगे बताया जाता है ग्रास रूट स्ट्रेंथ। इसका मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज की जो ग्राउंड लेवल है उन पर मौजूद ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स की जो ताकत है वो। तो सेंटेंस का सिंपल मीनिंग क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में वोटर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ECI की जिम्मेदारी है, उनका काम है। ECI को ये काम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के ग्राउंड लेवल के यानी कि ग्राउंड लेवल वर्कर्स के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें समझाया जा रहा है। आगे बताया जाता है द ECI शुड दस टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एड्रेस दिस कंसर्न। अब राइटर का डायरेक्ट सजेशन आ रहा है कि ECI को इस कंसर्न यानी कि इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए, यानी कि मतलब कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एड्रेस अ कंसर्न का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को या फिर किसी कंसर्न को सीरियसली लेकर उसका सोल्यूशन निकालना या फिर सोल्यूशन के लिए कोई एक्शन करना, तो उसे हम जो है वो एड्रेस अ कंसर्न कह सकते हैं। ठीक है, और कंसर्न यहाँ पर प्रॉब्लम या फिर वरी के सेंस में है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि ECI को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुरंत कोई ना कोई एक्शन या फिर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, इस तरीके से बताया गया है। आगे बताया जाता है abnormal patterns should be investigated and the process should be monitored with a uniform country-wide standard operating procedure requiring verification of identity and constituency of the objector and the following of due process before any elector is deleted pursuant to a form 7। यानी कि ये जो है वो फाइनल सेंटेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइटर यहाँ पर एग्जैक्ट हमें सोल्यूशन बता रहे हैं। सबसे पहले राइटर कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेशंस फाइल करने का कोई एबनॉर्मल पैटर्न दिखे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सबसे पहले तो। और यहाँ पर एबनॉर्मल का मीनिंग है नॉर्मल से अलग या फिर जो नॉर्मल से हटकर होता है अनयूजुअल, उसे हम जो है वो एबनॉर्मल कहते हैं। आगे राइटर कह रहे हैं कि पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, कंसिस्टेंट, समान, सब जगह पर एक जैसा होना चाहिए। और उस प्रोसेस में ये वेरीफाई होना चाहिए कि फॉर्म 7 फाइल करवाने वाला पर्सन एक्चुअली है कौन और वो किस कंस्टिट्यूएंसी का वोटर है, इस तरीके से। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कि इससे इन्फॉर्मेशन को चेक करके कंफर्म करना कि वो करेक्ट है या फिर जेन्युइन है या नहीं, तो उसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं। बहुत ही बेसिक वर्ड है, ठीक है, इसलिए हमने समझ लिया। आगे आता है ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है किसी लीगल या फिर ऑफिशियल एक्शन को प्रॉपर रूल्स और फेयर प्रोसीजर्स फॉलो करके करना, उसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस। तो किसी वोटर का नाम डिलीट करने से पहले प्रॉपर चेकिंग और रिक्वायर्ड प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, इस तरीके से हमारे जो राइटर है वो सजेशन दे रहे हैं। और एक फाइनल फ्रेज आता है पर्सुएंट टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सुएंट टू जो है वो इसका थोड़ा जो है वो फॉर्मल एडिटोरियल लीगल एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा, और इसका मीनिंग होता है कि इन अकॉर्डेंस विथ,
एज अ या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी रूल ऑर्डर या फिर एक्शन के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हम जब कहते हैं ना कि किसी ऑर्डर के तहत, किसी एक्शन के तहत, अकॉर्डिंग जब बात आती है, तब हम जो है वो पर्सुएंट टू का यूज़ कर सकते हैं। तो पर्सुएंट टू ऑफ फॉर्म 7 का मतलब है कि फॉर्म 7 के तहत, फॉर्म 7 के बेसिस पर। तो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि ईसीआई को अनयूजुअल पैटर्न्स की जांच करनी चाहिए, पूरे कंट्री में सेम प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए। फॉर्म 7 फाइल करवाने वाले या फिर करने वाले जो पर्सन है, उनकी जो आइडेंटिटी है या फिर उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो वेरीफाई होनी चाहिए कि वो लोग कौन है और किस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, और प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किए बिना किसी वोटर का नाम डिलीट नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे जो वोटर्स राइट है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो एडिटोरियल है वो हमने पढ़ा है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो एडिटोरियल है वो तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन अब हम जो है वो आज जो भी हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े हैं वोकैबुलरी के हिसाब से, वो सारे एक बार हम जो है वो जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था बल्क। बल्क का मैंने आपको मतलब बताया था, कोई चीज़ बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होना, एक साथ बहुत सारा होना, उसे बल्क कहा जाता है। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, जिसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, और फिर भी जो है वो किसी पर मतलब कि एक तरीके से आरोप लगा दिया जाता है बिना प्रूफ के, तो उसे हम एलिगेशन कह सकते हैं। फ्रॉडुलेंट बहुत ही बेसिक वर्ड है, धोखे से या फिर गलत तरीके से किया गया। अनअवेयर का मतलब होता है अज्ञात होना, किसी चीज़ की जानकारी ना होना। इन एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि एलिजिबल ना होना, एलिजिबल ना होने की कंडीशन में होना एक तरीके से। इंक्वायरी का तो मतलब आपको पता होता है किसी मैटर की जांच करना। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है इलेक्शन का पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, उसे हम कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। अगला आता है मैंडेटरी, जो करना ज़रूरी है उसे मैंडेटरी कहेंगे। लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि भाई जो जेन्युइन है, जो सच्चा है, वैलिड होने की क्वालिटी है उसमें, उसे हम लेजिटिमेसी कहेंगे। सिस्टमिक का मतलब होता है पूरे सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम से जुड़ा हुआ, सिस्टम में काम करने वाला, उसे जो है वो सिस्टमिक कहा जा सकता है। एम्बॉल्डन का मतलब होता है किसी को कॉन्फिडेंट बनाना, बहुत ज़्यादा इनकरेज करना, किसी को डेयरिंग बनाना, तो उसे हम जो है वो एम्बॉल्डन करना कह सकते हैं। इनकम्बेंट का मतलब होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे हम जो है वो इनकम्बेंट कह सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना तो मैं इनकम्बेंट हूँ काम करने के लिए, यानी कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस तरीके से यूज़ हो सकता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है चेक करके कंफर्म करना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम थ्रू आउट, यानी कि सब जगह सेम होना। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल से अलग है, उसे हम एबनॉर्मल कहेंगे। कुछ बेसिक भी वर्ड्स थे और कुछ जो है वो मतलब कि वोकैबुलरी के हिसाब से बहुत ही हार्ड वाले भी वर्ड्स हमने पढ़े थे, वो सारे हमने मतलब कि समझा दिए, शॉर्ट में समझाए, ठीक है। अब वर्ड्स तो हमारे हैं ही साथ कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस भी हमने पढ़े थे, जैसे कि सबसे पहला हमने पढ़ा था पॉइंट टू। पॉइंट टू का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन देना, इशारा देना, पॉइंट करना, उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट टू करना कहेंगे, ठीक है। ब्रिंग समथिंग टू वंस नोटिस का मतलब होता है किसी को किसी बात की जानकारी देना, कोई बात जो है वो किसी के ध्यान में लाना, बेसिकली उसे जो है वो ब्रिंग समथिंग टू समवंस नोटिस कह सकते हैं। स्टेप इन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि सिचुएशन में इंटरवेन करना, बीच में आना, बेसिकली उसे हम जो है वो स्टेप इन करना कह सकते हैं। इनकम्बेंट अपॉन, इनकम्बेंट का तो मैंने अभी आपको मतलब बताया था, इनकम्बेंट का मतलब होता है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, किसी की जिम्मेदारी होना, दायित्व होना बेसिकली। ड्यू प्रोसेस हमने एक पढ़ा था। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है प्रॉपर रूल्स एंड फेयर प्रोसीजर फॉलो करना, उसे ड्यू प्रोसेस कहा जाता है। और परसुएंट टू का क्या मतलब होता है, किसी रूल एक्शन के अकॉर्डिंग के रूल या फिर एक्शन के अकॉर्डिंग या फिर उसके बेसिस पर, उसे जो है वो परसुएंट टू कहा जा सकता है। दोस्तों एक और बात आप याद रखिए कि वोकैबुलरी को जो है वो आपको रटना नहीं है, सेंटेंस में वर्ड की सिचुएशन में यूज़ हुआ था ना, वो कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान रख लीजिए, आपको सारे वर्ड जो है वो अपने आप याद आ जाएंगे, यानी कि आप अपने आप समझ जाओगे कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं मतलब कि आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है वोकैबुलरी को याद करने की, और मतलब कि आप जो है वो ताकि तुरंत देख कर रिकोगनाइज कर पाओ कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो मतलब कि वोकैबुलरी है या फिर हमारा जो एडिटोरियल है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है हमारे कुछ क्विजेस डिस्कस करने की, ताकि हमें पता चल पाए कि आज हमने क्या पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, या फिर हमें कितना आता है, सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक क्विक क्विज हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम जो है वो इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि हमने आज क्या पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है टोन ऑफ द पैसेज को लेकर, कि आज के हमारे पैसेज का टोन क्या था, राइटर किस टोन में यानी कि बात कर रहे थे, या फिर राइटर ने एडिटोरियल किस टोन में लिखा हुआ है।
तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया जाता है सेलिब्रेटरी एंड अप्रिशिएटिव, यानी कि खुशी और प्रशंसा से भरा हुआ टोन था। यानी कि ऑथर ईसीआई के एक्शंस को मेनली प्रेज कर रहे थे। तो क्या ऐसा था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑथर जो है वो ईसीआई के कुछ प्रोसीजर्स को मेंशन कर रहे हैं, जैसे फॉर्म 7 पर इंक्वायरी और नोटिस का रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन ओवरऑल पैसेज में कहीं पे भी तारीफ नहीं की गई है। तारीफ से ज़्यादा जो है वो मतलब कि कंसर्न ओवर मिसयूज है, इसलिए सेलिब्रेटरी टोन जो है वो इनकरेक्ट होगा। दूसरा हमारा आता है कि न्यूट्रल एंड प्योरली डिस्क्रिप्टिव। तो ये भी हमारा गलत है कि भाई सिर्फ फैक्ट्स बताने वाला टोन है, या फिर जिसमें ऑथर किसी कंसर्न या फिर ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या ऐसा हमारा टोन था? तो ये भी गलत है, क्योंकि पैसेज सिर्फ फैक्ट रिपोर्ट नहीं करता है। ऑथर जो है वो क्लियरली कहते हैं कि इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द ईसीआई टू स्टेप इन, यानी कि मतलब कि ये जो है वो ईसीआई की जिम्मेदारी है कि वो स्टेप इन करे, इंटरवेन करे एक तरीके से, और ईसीआई को इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। यानी कि ऑथर अपना नॉमिटिव जजमेंट भी यहाँ पर दे रहे थे। तो सिर्फ जो है वो न्यूट्रल या फिर प्योरली डिस्क्रिप्टिव बोलना, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अगला हमारा आता है कंसर्न एंड क्रिटिकल विद कॉल फॉर इंस्टीट्यूशनल करेक्टिव एक्शन, यानी कि चिंता व्यक्त करने वाला था, क्रिटिकल टोन था, जिसमें ऑथर कंसर्न इस इंस्टीट्यूशन से करेक्टिव एक्शन लेने की डिमांड कर रहे थे। तो ये तो हम जो है वो मतलब कि यानी कि कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर जो है वो बल्क फाइलिंग और वोटर्स के जो अनअवेयर होने की जो मतलब कि सिचुएशन है, उसको सीरियस कंसर्न मानते हैं कि भाई तुम्हारे नाम से इतने सारे जो मतलब कि फाइल जो है वो मतलब कि दे दी गई है और तुम्हें पता भी नहीं है। यानी कि हमारे जो वोटर्स जो राइट है उसे जो है वो प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ईसीआई से एबनॉर्मल पैटर्न्स इन्वेस्टिगेट करने, मॉनिटरिंग करने और कंट्री वाइड एसओपी बनाने की जो है वो डिमांड भी करता है। इसलिए टोन जो है वो क्रिटिकल भी है, कंसर्न भी है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी है। यानी कि एक तरीके से कहीं कहीं हमारे राइटर ने जो है वो क्रिटिसाइज भी किया है, थोड़ी बहुत चिंता भी जताई है और आखिर में जाते जाते जो है वो सोल्यूशन भी दिए हैं। तो हमारा ये जो है वो ऑप्शन आप कंसिडर करके चल सकते हो। अगला हमारा आता है हॉस्टाइल एंड डिसमिसिव टुवर्ड द इलेक्टोरल प्रोसेस, यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस के प्रति बहुत ही हॉस्टाइल यानी कि दुश्मनी भरा और उससे कंप्लीटली रिजेक्ट करने वाला टोन था। तो ऐसा नहीं था कुछ भी। अगला हमारा आता है ऑप्टिमिस्टिक एंड रीअश्योरिंग, आशावादी और रीडर्स को रीअश्योर करने वाला टोन की सिचुएशन लार्जली अंडर कंट्रोल है। तो ऐसा भी नहीं था। पैसेज जो है वो रीडर्स को रीअश्योर नहीं करता कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। इंस्टेड ऑथर इमीडिएट इंटरवेंशन की नीड हाईलाइट करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन था कि कंसर्न्ड एंड क्रिटिकल विद अ कॉल फॉर इंस्टीट्यूशनल करेक्टिव एक्शन, तो ये हमारा सही है, क्योंकि राइटर जो है वो क्रिटिसिज्म भी कर रहे थे, कंसर्न भी थे, साथ ही साथ सोल्यूशन भी दे रहे थे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो हमें देखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो पैसेज से डायरेक्टली इन्फर की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है द एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स में नॉट बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट कोऑर्डिनेटेड और फ्रॉड्यूलेंट ऑब्जेक्शन टू वोटर्स एंट्रीज, यानी कि जो एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स है वो शायद वोटर्स के नेम को कोऑर्डिनेटेड या फिर फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये तो हमारा सही हो सकता है। कैसे सही हो सकता है? क्योंकि पैसेज में ऑलरेडी सेफगार्ड्स हैं, जैसे कि ईआरओ इंक्वायरी बताई गई है, वोटर्स को नोटिस भेजना हमें बताया गया है, और 5 ऑब्जेक्शन से ज़्यादा जो है वो उस पर मैंडेटरी रिव्यू होना चाहिए कि अगर 5 से ज़्यादा बार अगर कोई मतलब कि कंप्लेंट फाइल करता है या फिर कोई भी नोटिस फाइल करता है तो उस पर जो है वो रिव्यू देना यानी कि मैंडेटरी है। फिर भी बल्क फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशंस के एलिगेशन सामने आ रहे हैं और वोटर्स को पता भी नहीं चल रहा कि उनके नाम से ऐसा भी कुछ हो चुका है। इससे लॉजिकल इन्फर होता है कि एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत हो सकती है। तो ये तो हमारा मतलब कि डायरेक्टली हम समझ पा रहे हैं कि ये हमारे पैसेज में बताया गया था। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी फ्रॉडुलेंट फॉर्म 7 सबमिटेड इन अ कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में सबमिट होने वाले हर फ्रॉडुलेंट फॉर्म 7 के लिए पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स लीगली रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होते हैं। तो ये तो गलत है। पैसेज कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स ने अनअवेयर वोटर्स को केसेस के नोटिस में जो है वो मतलब कि हेल्प की, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि वो हर फ्रॉडुलेंट फॉर्म 7 के यानी कि लीगली रिस्पॉन्सिबल है। ये कंक्लूजन जो है वो पैसेज से बिल्कुल भी इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। अगला हमारा आता है फॉर्म 7 शुड बी कम्प्लीटली अबॉलिश्ड बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेंटली अनडेमोक्रेटिक, यानी कि फॉर्म 7 जो है वो उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि वो अपने नेचर में ही अनडेमोक्रेटिक है। तो ये भी गलत है क्योंकि ऑथर फॉर्म 7 को अबॉलिश करने की डिमांड कर ही नहीं रहे हैं। वो मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग और जो ड्यू प्रोसेस है उनकी डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना ये नहीं है कि आप जो है वो पूरी तरीके से मिटा ही दो या फिर हटा ही दो, बस सुधार करके जो है वो उसकी जो वैलिडिटी है या फिर उसकी जो एक तरीके से जेन्युइनिटी है वो सही कर लो, ये बात कह रहे हैं। एवरी फॉर्म 7 सबमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इज ऑटोमेटिकली फ्रॉडुलेंट, यानी कि
किसी इंडिविजुअल के द्वारा सबमिट किया गया हर फॉर्म 7 ऑटोमेटिकली फ्रॉडुलेंट ही होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि पैसेज में लेजिटिमेट फॉर्म 7 फाइलिंग के वैलिड रीजंस दिए गए हैं कि अगर डेथ के लिए किया जा रहा है, शिफ्टिंग के लिए किया जा रहा है या फिर इनएलिजिबिलिटी के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए हर इंडिविजुअल को जो है वो फाइलिंग को हर इंडिविजुअल मतलब कि जो भी कोई मतलब कि फॉर्म 7 फाइल कर रहा है वो फ्रॉडुलेंट नहीं कहलाया जा सकता। कुछ के जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं कि किसी की डेथ हो गई, शिफ्टिंग करना है या फिर वो एलिजिबल ही नहीं है, इस तरीके से। ओके, लास्ट हमारा आता है द ECI has already implemented a uniform countrywide system that completely prevents misuse of Form 7। यानी कि ECI ने ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म नेशन वाइड सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया है जो कि फॉर्म 7 के मिसयूज को कम्प्लीटली प्रिवेंट करता है। तो ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, बल्कि ऑथर एंड में स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म कंट्री वाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है यानी कि SOP जो है वो उसकी डिमांड करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं है, इसका मतलब ऐसा कॉम्प्रहेंसिव यूनिफॉर्म सिस्टम ऑलरेडी फुल्ली ऑपरेशनल नहीं माना जा सकता। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इन सारे ऑप्शंस में से हमारा जो पहला था ना, द एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स में नॉट बी सफिशिएंट वाला, ये वाला जो है वो हमारा करेक्ट होगा और बाकी सारे हमारे गलत हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, Which of the following, if true, would most strongly strengthen the author's argument that the ECI should introduce a uniform countrywide procedure for verification before deleting an elector's name? तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, अगर वो सच है तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑथर के आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है कि ECI को जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहिए एक यूनिफॉर्म कंट्रीवाइड प्रोसीजर वेरिफिकेशन के लिए किसी भी इलेक्टर के नाम को डिलीट करने से पहले। तो ये चीज़ हमें ढूंढनी है। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन दिया जाता है कि मोस्ट वोटर्स प्रीफर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ इलेक्टोरल एप्लीकेशंस बिकॉज इट इज़ फास्टर। यानी कि जो ज़्यादातर वोटर्स है वो इलेक्टोरल एप्लीकेशंस को ऑनलाइन सबमिट करना प्रीफर करते हैं क्योंकि प्रोसेस फास्ट होता है। तो ये गलत है, ये ऑनलाइन सिस्टम की कन्वीनियंस को इस्टेब्लिश करता है। हम तो मतलब कि ऐसा पढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा फास्ट है, बल्कि यहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन की नेसेसिटी को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो ये तो जो है वो हमारा इररेलेवेंट हो जाएगा, तो इसलिए हम जो है वो इसे कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरा आता है पॉलिटिकल पार्टीज रेगुलरली कंडक्ट वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलेक्शंस के दौरान रेगुलरली यानी कि बार बार जो है वो वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन चलाती है। तो ये भी गलत है। अवेयरनेस कैंपेन यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन ऑथर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ECI के इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स यानी कि सेफगार्ड्स के बारे में है। ये एविडेंस वेरिफिकेशन प्रोसीजर की जो नीड है उसको स्ट्रांगली इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा आता है फॉर्म 7 इज द ओनली फॉर्म used by the ECI for making any change whatsoever to electoral rules। यानी कि इलेक्टोरल रूल्स में किसी भी तरीके का चेंज करने के लिए ECI के पास सिर्फ फॉर्म 7 नाम की ही चीज़ है। तो फॉर्म 7 के एक्सक्लूसिव यूज़ होने का जो फैक्ट है वो वेरिफिकेशन सेफगार्ड की नेसेसिटी को प्रूव नहीं कर रहा है। ये आर्ग्यूमेंट के कोर इशू से लार्जली इररिलेवेंट है, कोई संबंध ही नहीं है, तो इसको भी हम जो है वो एलिमिनेट करेंगे। चौथा हमारा आता है in constituencies where objections were automatically accepted without adequate verification, eligible voters were significantly more likely to have their names wrongly removed। यानी कि जहाँ पर ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली वेरिफिकेशन के बिना ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया गया, वहाँ पर एलिजिबल वोटर्स के नेम्स गलत तरीके से रिमूव करने की पॉसिबिलिटी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा थी। तो ये तो चीज़ हमने पढ़ी भी है और ये चीज़ हम समझ भी सकते हैं कि भाई ये डायरेक्टली ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि अगर एविडेंस दिखाए कि इनएडिक्वेट वेरिफिकेशन से एलिजिबल वोटर्स के नेम्स एक्चुअली रॉन्गफुली डिलीट हुए हैं, तो ECI का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कंस्टिट्यूएंसी वेरिफिकेशन, ड्यू प्रोसेस मैंडेटरी बनाना स्ट्रांगली जस्टिफाइड हो जाएगा। क्यों नहीं ये करना चाहिए इस तरीके से। लास्ट हमारा आता है द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड ओवर टाइम। यानी कि इंडिया में रजिस्टर्ड वोटर्स की जो टोटल संख्या है वो टाइम के साथ बढ़ चुकी है। तो ये भी गलत है। वोटर पॉपुलेशन इंक्रीज होना अपने आप में यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन प्रोसीजर की नीड को इम्प्रूव नहीं कर देता। तो ये तो जो है वो हमारा मतलब कि हम इस ऑप्शन को भी कंसिडर नहीं कर सकते। तो इन सारे ऑप्शंस में से हमारा जो चौथा ऑप्शन था रॉन्ग रिमूवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज विदाउट एडिक्वेट वेरिफिकेशन वाला, यही हमारा जो है वो सही ऑप्शन है। बाकी सारे हमारे गलत हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है बूथ लेवल एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन फाइल एंड
अनलिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म 7 एप्लीकेशंस एवरी डे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो हर दिन अनलिमिटेड फॉर्म 7 एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। तो ये तो गलत है, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज के जो BLAs हैं वो अप टू 10 फॉर्म 7 अ डे टोटलिंग 30 फाइल कर सकते हैं, इसलिए अनलिमिटेड फाइलिंग का स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा गलत है। दूसरा हमारा आता है an individual voter from the same constituency has stated limit on the number of form 7 application they can submit। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सेम कंस्टिट्यूएंसी का रजिस्टर्ड इंडिविजुअल वोटर कितने फॉर्म 7 सबमिट कर सकता है, इस पर पैसेज में कोई फिक्स लिमिट बताई नहीं गई है। तो ये तो सही है, ये ट्रू है, क्योंकि पैसेज क्लियरली कहता है कि इंडिविजुअल रजिस्टर्ड वोटर फॉर्म दी सेम कंस्टिट्यूएंसी के लिए नंबर ऑफ फॉर्म्स पर कोई भी लिमिट नहीं है, ये डायरेक्टली स्टेटेड फैक्ट है, तो ये तो हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला हमारा आता है द ECI हैज़ सेड दैट फाइलिंग मोर देन 5 ऑब्जेक्शन शुड ट्रिगर अ मैंडेटरी रिव्यू बाय द ERO। ये भी सही है कि ECI के अकॉर्डिंग जो है वो अगर पर्सन 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो ERO की मैंडेटरी रिव्यू प्रोसेस ट्रिगर होनी चाहिए उन सारे मतलब कि फाइल्स पर, यानी कि ये भी पैसेज में जो है वो डायरेक्टली मेंशन किया गया था कि 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन फाइल करने पर ERO की मैंडेटरी रिव्यू ट्रिगर होनी चाहिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला हमारा आता है वोटर्स हुज नेम वर टारगेटेड फॉर डिलीशन वर जनरली इन्फॉर्म बिफोर द एप्लीकेशंस वर फाइल्ड, यानी कि जिन वोटर्स के नेम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशंस फाइल की गई है उन्हें जनरली एप्लीकेशंस फाइल होने से पहले इन्फॉर्म किया गया था, ये गलत है, क्योंकि पैसेज का इंपॉर्टेंट कंसर्न ही ये है कि मोस्ट केसेस में वोटर्स को तो पता ही नहीं है कि उनके नाम जो है वो डिलीट करने के एप्लीकेशंस के में फाइल भी हो चुके हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट हमारा आता है The author believes political parties alone can adequately protect individual voting right, यानी कि ऑथर मानते हैं कि इंडिविजुअल वोटिंग राइट को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अलोन सफिशिएंट है, अकेले ही सफिशिएंट है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑथर एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन लेते हैं। वो कहते हैं कि वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करना ECI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे पॉलिटिकल पार्टीज की ग्रास रूट स्ट्रेंथ पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारी जो आखिरी लाइन थी ना उसी में हमें बताया गया था। तो ये जो है वो हमारे सारे ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इन सब ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद हमारा जो दूसरा और जो तीसरा ऑप्शन था वही हमारा करेक्ट है और बाकी सारे जो है वो हमारे फॉल्स हो जाते हैं। ये जो है दो ये हमारे ट्रू है, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, वो भी हम जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज, यानी कि कौन सा सेंटेंस हमारा पैसेज का सेंट्रल आइडिया कैप्चर करता है, ये हमें ढूंढना है। पहला आता है द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स हैज़ मेड द इलेक्टोरल रोल रिवीजन प्रोसेस मोर एफिशिएंट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स की इंक्रीजिंग नंबर ने इलेक्टोरल रिवीजन प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया है। तो ये तो गलत है, क्योंकि पैसेज पॉलिटिकल पार्टी एजेंट्स की एफिशिएंसी की प्रेज ही नहीं करता, तारीफ नहीं करता। BLA टू वोटर रेशो का जो डेटा है वो मेनली ये शो करने के लिए दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ग्रास रूट स्ट्रेंथ है उस पर वोटर प्रोटेक्शन डिपेंड नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा आता है फॉर्म 7 शुड प्राइमरीली बी यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज इंडिविजुअल वोटर्स में मिस यूज इट, यानी कि जो फॉर्म 7 है उसका जो प्राइमरी यूज है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही करना चाहिए, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो वोटर्स इसका इंडिविजुअल जो वोटर्स है हमारे जैसे या फिर तुम्हारे जैसे इसका मिस यूज कर सकते हैं। तो ये भी मतलब कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑथर फॉर्म 7 को पॉलिटिकल पार्टीज तक रिस्ट्रिक्ट करने की डिमांड नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम मिसयूज एंड लैक ऑफ सेफगार्ड्स है, ना कि सिंपली इंडिविजुअल वोटर्स का यूज करना, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा आता है अपोजिशन पार्टीज आर मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट ECI मेनली टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज है वो मतलब कि मुख्य तौर पर अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए ECI पर मतलब कि आरोप लगा रही है। तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज के एलिगेशन जो है वो पैसेज का एक पार्ट है, लेकिन ऑथर का सेंट्रल कंसर्न एलिगेशंस की पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ऑथर का फोकस वोटर के जो राइट्स है यानी कि हमारे जो हक है और जो ECI की जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर ज़्यादा है, ना कि ये क्या कर रहे हैं पॉलिटिक्स में उस पर है, ठीक है। तो ये तो हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। चौथा हमारा आता है bulk objection to voter deletions are not a significant concern because the ERO can investigate them later, यानी कि वोटर डिलीशन की बल्क ऑब्जेक्शन कोई सिग्निफिकेंट कंसर्न नहीं है, क्योंकि ERO बाद में उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि ECI को इमीडिएट स्टेप लेने चाहिए और डिलीशन से पहले प्रॉपर ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, सिर्फ बाद में इन्वेस्टिगेशन करना सफिशिएंट नहीं माना गया है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। एक लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है, आई होप वही सही होगा, कि alleged misuse of Form 7
poses a serious risk to eligible voters, making stronger uniform verification and monitoring by the ECI necessary। यानी कि फॉर्म 7 के alleged misuse से eligible voters के राइट्स को सीरियस रिस्क हो सकता है, इसलिए ECI को स्ट्रॉन्गर यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना ज़रूरी है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये पैसेज का हमारा सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि भाई बल्क फॉर्म 7 एप्लीकेशंस और वोटर्स के अनअवेयर होने से एलिजिबल वोटर्स के नेम जो है वो रॉन्गफुल डिलीशन के रिस्क में आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसीलिए ऑथर ECI से एबनॉर्मल पैटर्न्स की इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग, आइडेंटिटी, कंस्टिट्यूएंसी वेरिफिकेशन और हमने क्या पढ़ा था यूनिफॉर्म कंट्री वाइड SOP की जो है वो डिमांड करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ताकि जो मतलब कि जेन्युइन वोटर्स है या फिर जो एलिजिबल वोटर्स है उनके नाम कम से कम डिलीट ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। दोस्तों आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ हमारे जो सारे क्वेश्चंस है, एडिटोरियल है, जो वो कैप थी वो हमने अच्छे से क्लियर कर ली है। आशा करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आज की इस वीडियो में हमने किस मुद्दे पर बात की है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें आसानी से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।